पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर फर्स्ट। ये बुक जितना क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही रामबाण बुक है। इसमें बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं और ये एक बेस क्लियर करता है और ये बहुत ज़रूरी है सबको पढ़ना। खासकर यूपीएससी के स्टूडेंट्स तो इसे ज़रूर पढ़ते हैं, सभी एनसीईआरटी को ये ज़रूर पढ़ते हैं और इससे उनके बहुत से क्वेश्चंस यूपीएससी में डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, सेकंड है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर और इसी के साथ हमारे 8 चैप्टर है। थर्ड है पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत जलवायु, वनस्पति एवं प्राणी। सौरमंडल में पृथ्वी और सेकेंड चैप्टर हमारा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में यही कहा गया है कि पहले आकाश में 1-2 चमकते बिंदु ही थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती गई, जिनकी हम गणना भी नहीं कर सकते और इनकी टिमटिमाहट एक दूसरे से अलग होती है। ये कुछ धुंधले भी प्रतीत होते हैं और कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ से हमारा एक मेन पॉइंट, हम पूर्ण चंद्र को 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, जो कि पूर्णिमा की रात होती है। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। नए चंद्रमा की रात्रि जिस दिन आसमान में चंद्र नहीं दिखता उस रात को अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो हम आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे यही कहा गया है कि जो चमकने वाली वस्तुएं जो रात को चमकती है वो दिन में इसलिए नहीं दिखती। सूर्य का इतना प्रकाश होता है, इतना अत्यधिक प्रकाश के कारण रात को चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वे खगोलीय पिंड कहलाती है। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे खगोलीय पिंड है जो कि है सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो फ्रेंड्स, खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बहुत बड़े आकार वाले होते हैं और बहुत गर्म होते हैं गैसों के कारण। जिस गैसों से वो बनी होती है वो इसके कारण वे गर्म होते हैं, जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा भी होती है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी, तो हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। रात के समय चमकने वाली अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत दूर है।
दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। फ्रेंड्स, ये आम जिंदगी में भी आपने देखा होगा कि जो वस्तु बहुत दूर से हम देखते हैं वो हमें छोटी दिखाई देती है। वैसे ही जो अनगिनत तारे आसमान में हैं, हम बहुत दूर से हमें वो दिखाई देते हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं और उनकी ऊष्मा हम तक, उनकी जो हीट है और उनकी लाइट हम तक नहीं पहुंचती क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़, ये हमारी डेली लाइफ से दिया हुआ एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि हम आकाश में उड़ता हुआ एरोप्लेन देखते हैं तो दूर से काफ़ी हमें छोटा दिखाई पड़ता है, पर रियल में वो बहुत बड़ा होता है। इसी तरह से जो तारे हैं आसमान में, वो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, इसीलिए वो हमसे काफ़ी दूर है, इसलिए वे हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप विभिन्न तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। दोस्तों, ये हमारा मेन पॉइंट है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो तारों के विभिन्न समूह द्वारा विविध आकृतियों को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर, दो यहाँ पे नक्षत्र मंडल के नाम दिए हुए हैं, अर्सा मेजर और बिग बियर, ये दो नक्षत्र मंडल के नाम हैं। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है जो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, तो दोस्तों बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि मीन्स 7 तारों का समूह। 7 तारों का समूह, जो कि सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब संत, ये भी एक नक्षत्र मंडल है और ये अर्सा मेजर का भाग है। आपने चित्र 1.1 को आपको देखना है। ये वाली जो लड़की खड़ी है यहाँ पे वो देख रही है। चित्र 1.1, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रह नक्षत्र मंडलों को दिखाए। तो दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकल करने के लिए बुक कहा गया है। अब हम आइए आगे पढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। तो दोस्तों, जब पहले के समय में दिशा का निर्धारण लोग तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा जो है हमारा उत्तर दिशा का निर्धारण करता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जो हमारा उत्तरी तारा है, उत्तरी ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह हमें उत्तर दिशा को बताता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे होता है, जिससे कि दिशा का पता लगाना आसान हो जाता है। और ये सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाता है, तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। तो आइए हम चित्र को देखते हैं। चित्र में ये जो लड़की खड़ी है, ये 7 तारों को देख रही है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, और ये सप्तऋषि से होते हुए यहाँ से जो ये वाला तारा है, ये एरो के ऊपर वाला, ये है ध्रुव तारा। और ये 7 तारे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों, यहाँ जो रोचक तथ्य साइड में जो बॉक्स में जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, इनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें लिखा है बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों या पट्टियों से बने हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह
कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेंटाई शब्द से बना है प्लैनेट, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो एक क्वेश्चन हमारा बनेगा, पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी ग्रह है इसलिए इसका अपना कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, और सभी ये ऊष्मा प्रकाश ये सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह दिखती हुई प्रतीत होगी, चमकती हुई प्रतीत होगी। जब हम पृथ्वी को बहुत दूर से यानी कि चंद्रमा से अगर देखेंगे तो पृथ्वी चमकती हुई प्रतीत होती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारा दिया है सौरमंडल की पिक्चर दी है फ्रेंड्स, जिसमें कि सभी ग्रह मौजूद है। बीच में सूर्य है और सूर्य के आसपास सभी ग्रह हैं। सूर्य एक तारा है, सूर्य के आसपास सभी ग्रह हैं, और यहाँ पे सबकी घूर्णन परिक्रमण कितने दिन में करता है और सारी डिटेल्स दी है। तो इसे भी आपको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए सारा, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन यूँ बन सकता है कि बुध सूर्य के चारों ओर चक्कर परिक्रमण करने में कितने दिन लेता है? तो 88 दिन, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 59 डेज़। तो ऐसे करके इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर ले सभी को। पॉइंट 1 से लेके 8 तक यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। तो आसमान में चमकने वाला जो चंद्रमा है वह एक उपग्रह है। और ये किसका उपग्रह है? ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, पृथ्वी का उपग्रह है, और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। दोस्तों, जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और ये हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाशित एवं होते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल, सूर्य 8 ग्रह, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसका मुखिया सूर्य है। सौरमंडल किसे कहते हैं? जो भी सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, इन सब का जो एक समूह है, जो ग्रुप है, ये सब मिलके एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और उसका जो मेन मुखिया है जो वो है सूर्य है। तो फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर पढ़ें। क्या आप जानते हैं ये जो एक लड़की को ज्ञान दे रही है बीच में, इसको पढ़ना ज़रूरी है। और ये लड़का नीचे ज्ञान दे रहा है कि कौन से शब्द की उत्पत्ति, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे क्यों हुई है। तो इसको भी आप ज़रूर से पढ़ लें और याद कर लें। तो नेक्स्ट है हमारा सौरमंडल का पहला जो मेन जो सेंटर है, केंद्र में जो स्थित है सूर्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो सूर्य है सौरमंडल के केंद्र में, एकदम सेंटर में स्थित है। आप जो पीछे पेज में जो पिक्चर दी है उसमें भी आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। जो हमारा सूर्य है बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल से बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। दोस्तों, सूर्य जो है एक वन एंड ओनली सोर्स है ऊष्मा का, हीट का और प्रकाश का, लाइट का। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। सूर्य इतना पावरफुल उसकी लाइट और उसकी हीट होती है, अगर हम उसके पास हैं तो हमें जलने में सेकंड नहीं लगेगा। बट हम सूर्य से इतनी दूर है, इसीलिए हमें उसका प्रकाश ऊष्मा उस तरह से हमें नहीं लगती जिससे कि हम उसे सहन ना कर पाए या मर जाए,
क्योंकि सूर्य हमसे बहुत दूर है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है हमारा ग्रह। ग्रह में 8 ग्रह हैं। हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। और सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे 8 ग्रह सीरियल में हैं। जैसे कि बुध, सबसे पास में बुध है सूर्य के, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सबसे दूर जो है वो नेपच्यून है सूर्य के। इसके लिए एक ट्रिक यहाँ पे दी गई है, ये याद रखने के लिए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये जो ट्रिक है यहाँ पे, ये सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम है। माई मतलब, माई का मतलब है यहाँ बुध। बुध को इंग्लिश में, ये सभी ग्रहों के नाम है, इंग्लिश में उनका पहला लेटर है। तो बुध पहले है मरकरी, उसके बाद है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। आगे दिया गया है सौरमंडल के सभी ग्रह, सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो दोस्तों, सूर्य जिस दीर्घवृत्ताकार रास्ते में चक्कर लगाती है, फैली हुई है, और इसे कक्षा कहते हैं। एक अंडाकार रूप में भी ये चक्कर सूर्य बीच में है और उसके चारों ओर सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। और आप पीछे सौरमंडल की जो पिक्चर है आप उसमें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। यहाँ पे कहा गया है, बुध के बारे में लिखा है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और इसे अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 डेज लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह जो हमारा वीनस है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। दोस्तों, एक और ग्रह हमारा पहले हुआ करता था, इसका नाम था प्लूटो। यह भी एक प्लैनेट था, ग्रह था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 अगस्त में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरियस तथा प्लूटो को बोने ग्रह कहा जाता है। इनको प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया, अब ये ग्रह नहीं है। तो हमारे सिर्फ 8 ग्रह है, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो सूर्य से तीसरे नंबर पे दूरी में है पृथ्वी। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। अपने ध्रुवों के पास जो पृथ्वी है थोड़ी सी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए तो पृथ्वी का जो आकार है, ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भूआब आकार का है पृथ्वी, और ये हमारी सूर्य से तीसरे नंबर पे है दूरी के हिसाब से, और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जीवन के लिए अनुकूल स्थितियाँ संभवतः पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, जो सभी ग्रहों में सबसे अनोखा और सबसे अलग पृथ्वी है, क्योंकि यहाँ पे ही जीवन है, मानव जीवन यहाँ पे संभव है, और यहाँ जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। ना यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना यहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जिस कारण यहाँ पे मनुष्य आराम से रह पाता है। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। इसका 2/3 सतह जो हमारी पृथ्वी का 2/3 सतह जो है पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, और अंतरिक्ष देखने पर ये नीली दिखाई देती है। दोस्तों, यहाँ पे ये जो लड़की है दीदी यहाँ पे ज्ञान दे रही हैं फिर से, और बहुत इम्पॉर्टेंट ज्ञान है, इसको आप पढ़ लीजिए। आकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड है। इसी गति के कारण पृथ्वी तक पहुँचने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुँचने में
8 मिनट का समय लगता है, वो भी 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड। तो ये हमारा एक ज्ञान मिल गया हमें, और यहाँ पे ये भैया ज्ञान दे रहे हैं रोचक तथ्य के रूप में। ये कह रहे हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। मालूम करो कि पहला भारतीय चंद्रमा पर कौन गया था। तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि फर्स्ट इंडियन कौन था जो गया था चंद्रमा पे। तो आप आंसर को बता सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ये चंद्रमा। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है, इसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नज़दीक है। जो चांद है बाकी ग्रहों से पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। यहाँ पे ये ज्ञान है, आप इसको ज़रूर से पढ़ें। तो हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे यही बोला गया है। और कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं जिन्हें कि वैज्ञानिक पृथ्वी से ब्रह्मांड में भेजते हैं, रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, और ये अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। तो अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट पेज एंड लास्ट पेज पे। एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया, जीवन एवं पौधों को जीवित रहने के लिए विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आप ढूंढ सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करती है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस लाइन में कहा गया है कि जो चंद्रमा है, हमारे जो चंद्रमा है, वो हमारी पृथ्वी का एक चक्कर 27 डेज 27 दिन में पूरा करते हैं। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर अपने जो पॉइंट पे ये एक चक्कर 27 दिन में ही पूरा करती है। इसीलिए इसके परिणाम स्वरूप हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पानी नहीं है और ना यहाँ वायु है। सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर और भी कुछ पिंड है जो चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। चित्र 1.2 वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद टूटकर अलग हो गए थे। तो दोस्तों, जो क्षुद्र ग्रह हैं वो बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, और ये वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह भी ग्रह के भाग थे जो बहुत वर्षों पहले विस्फोट के द्वारा टूटकर अलग हो गए थे। तो नेक्स्ट है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने पर ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, से धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं।
तो दोस्तों जो उल्का पिंड होता है वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी पर इतने नज़दीक आ जाते हैं, इनकी प्रवृत्ति गिरने लगते हैं और ये नीचे जब गिर के पृथ्वी पे आते हैं और वायु में घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, और जब जिसे हम कभी कभी टूटा तारा भी कह देते हैं। और बचपन में हम इसे कह दिया करते थे अक्सर कि टूटता तारा जा रहा है। और कभी ये उल्कापिंड जब धरती पे गिरते हैं बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं, जैसे कि कई झीलों का भी निर्माण हुआ है। जो महाराष्ट्र में लोनार झील है वो भी उल्कापिंड के गिरने से ही बनी है। क्या आपने तारों खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? तो दोस्तों यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि तारों से फैली हुई एक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जिसमें कि तारे, जिसमें बहुत सारे तारे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आकाश गंगा। ये पट्टी कहलाती है आकाश गंगा, जिसमें बहुत सारे तारे हैं, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा जो सौरमंडल है वो इसी आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता था कि आकाश में ये एक बहती नदी की तरह इसकी कल्पना की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा में करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार से संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हमने लाइनिंग की है उसको ज़रूर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दोस्तों ग्रह तारे में क्या अंतर? ग्रह तारे में अंतर है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, ग्रह तारे मतलब ग्रहों का अपना प्रकाश और नहीं होता, ग्रहों का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, तारों का अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। सौरमंडल से आपसे क्या समझते हैं? सभी ग्रहों, सभी उल्कापिंड, सभी क्षुद्र ग्रह, सभी उपग्रह मिलकर जिनका जो ग्रुप, इनका जो समूह होता है वो सौरमंडल कहलाता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम हैं। पहला है हमारा बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगाता है और इतना ही टाइम वो अक्ष पे लगाता है 27 दिन में। तो इस कारण से हम हमेशा चंद्रमा का एक भाग देख पाते हैं। इस कारण देख पाते हैं क्योंकि 27 दिन में एक चक्कर लगता है। ब्रह्मांड क्या है? सभी आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और आगे है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये है शुक्र। सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी। और नेक्स्ट आगे है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच है? मंगल और बृहस्पति। तारों का एक समूह यहाँ आएगा। तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को नक्षत्र मंडल कहते हैं। इधर भी यही आएगा। और यहाँ पे डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी के सबसे करीब है पृथ्वी के सबसे करीब है शुक्र ग्रह। डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, इसका होगा पृथ्वी। और ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे हम। तो दोस्तों ज़रूर आप इसे पढ़ें और सारे क्वेश्चंस को ज़रूर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। और जो NCERT जो भी लोग पढ़ते हैं UPSC और BPSC और स्टेट PCS के लिए, वो ज़रूर से जो इसे 2-3 बार रीडिंग ज़रूर डालें। 2 बार रीडिंग डालें
और अंडरलाइनिंग करें, उसके बाद शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच, बाय।